हेलो एवरीवन, आज 9 अगस्त 2025। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे विषय क्या रहेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की नई शिक्षा नीति है जो उस पर विवाद काफ़ी दिनों से छिड़ा हुआ है। और आपको जैसे पता ही है कि दक्षिण भारत में भाषा को लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये विवाद जो है ये आज से नहीं बल्कि ये आज़ादी के बाद तुरंत शुरू हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर हिंदी भाषा को अनिवार्य करने जैसी कुछ नीतियाँ बनाई गई थी जो कि दक्षिण भारत के लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो हिंदी नहीं है। उसके बाद जो बारिश, बाढ़, भूस्खलन जैसे कोई भी ऐसे मतलब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके पीछे कारण क्या है, अगर हम इसे थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो हम कह देते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये प्रकृति के द्वारा तैयार की गई हो। इस आपदाओं के कारण हम खुद भी हैं। कुछ मानव जनित कारण ऐसे सामने आते हैं जिसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं बार बार भारत में या कहीं भी दुनिया के कोने में दस्तक देती रहती हैं। उसके बाद नासा की एक परमाणु कार्यक्रम है। नासा जो है अपना एक परमाणु रिएक्टर चांद पर भेजने की एक योजना बना रहा है, उसको हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम डिटेल में अपनी न्यूज़। तो तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा नीति का अनावरण किया है। एनईपी से हटकर 2 भाषा फॉर्मूले पर उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है। तमिलनाडु की जो सरकार है 8 अगस्त 2025 को अपनी नई राज्य शिक्षा नीति का उन्होंने अनावरण किया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो 3 भाषा फॉर्मूला है उसको खारिज करती है और अंग्रेजी के 2 भाषा फॉर्मूलों को बरकरार रखती है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन रोज़ चर्चा में रहते हैं न्यूज़ में। उन्होंने चेन्नई के अन्ना सेंट्री लाइब्रेरी में इस नीति को लॉन्च किया। राज्य की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान के अनुरूप बताया कि जो 2 भाषा नीति है यहाँ तमिलनाडु की या दक्षिण भारत की, तो उसके लिए उनका जो सांस्कृतिक है और जो सामाजिक पहचान है वो बरकरार रहेगी उसके ज़रिए। 2 भाषा नीति आखिर क्या है? तमिलनाडु ने तमिल और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी है। एनईपी ने 3 भाषा फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया, जिससे राज्य को हिंदी थोपने का एक प्रयास माना जा सकता था। उनके द्वारा ये कहना है कि जो एनईपी 2020 शिक्षा नीति है उसके तहत जो 3 भाषा फॉर्मूला आया था उसके आधार पर वहाँ पर राज्य में तमिलनाडु में हिंदी थोपने का एक प्रयास किया गया। इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या रहेगी? कक्षा 11 से 12 के अंकों के आधार पर कला विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातक प्रवेश की सिफारिश की गई है और सामान्य प्रवेश परीक्षा का विरोध किया गया। शिक्षा में सुधार, कक्षा 3, 5 और 8 की जो बोर्ड परीक्षा उसको हटाने, कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षा को प्रभाव को समाप्त करने, 5 वर्ष की आयु से औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। उनका एक उच्च शिक्षा लक्ष्य है। इस नीति के तहत 72% छात्रों के जो वर्तमान उच्च शिक्षा नामांकन को 100% तक ले जाने का है, कि आप मतलब कि जो हायर एजुकेशन है काफ़ी कम लोग उसको तैयार करते हैं। उसके बाद सामाजिक समावेश क्या रहेगा? जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों और प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए समावेशी पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है। डिजिटल और भविष्य केंद्रित शिक्षा है। एआई है, रोबोटिक्स है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु ने कहा है कि तमिलनाडु स्पार्क और कलवी टीवी जैसे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, मतलब कि भाषा केंद्रित ये चीज़ें लॉन्च की जा रही है वहाँ पर। अगर हम वहाँ पर विवाद और पृष्ठभूमि की बात करें तो तमिलनाडु ने ऐतिहासिक रूप से हिंदी थोपने के प्रयासों का विरोध किया है। 1937-1965 में हम देखते हैं हिंदी विरोधी आंदोलन में देखा गया। 1968 में डीएमके सरकार ने 3 भाषा फॉर्मूले को खारिज करके 2 भाषा नीति अपनाई थी। एनईपी 2020 के 3 भाषा फॉर्मूला आता है और उसको तमिलनाडु हिंदी थोपने के प्रयास के रूप में देखता है कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है। नीति में भले ही भाषा चयन या लचीलापन हो, लेकिन फिर भी उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हम पर ये भाषा थोपने का एक प्रयास है। केंद्र सरकार ने एनईपी लागू न करने के कारण समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की निधि रोक दी है, जिसे तमिलनाडु ने ब्लैकमेल करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? उप मुख्यमंत्री जो हैं उदयनिधि स्टालिन ने शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने की मांग कर दी है, जबकि शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने एससीपी को बुद्धि और एनईपी
एनईपी को भाग्य यानी कि विधि करार दिया है। केंद्र ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह दावा किया कि एनईपी भाषाई स्वतंत्रता देता है, लेकिन तमिलनाडु इसे अपनी स्वायत्तता सांस्कृतिक पहचान पर हमला मानता है। इसके अलावा दो भाषा फॉर्मूला अगर हम देखें तो तमिलनाडु स्कूलों में तमिल अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने पर जोर देता है कि पहली भाषा तमिल, दूसरी अंग्रेजी हो। तमिल को प्राथमिकता दी जाती है ताकि राज्य की जो संस्कृति है, सामाजिक पहचान, भाषाई पहचान बरकरार रहे। अंग्रेजी को वैश्विक संचार अवसरों के लिए एक अच्छा मौका माना जाता है। एनईपी 2020 का एक 3 भाषा फॉर्मूला है जिसमें हिंदी या और भारतीय भाषा शामिल हो सकती है, अस्वीकार किया गया क्योंकि इसे तमिल भाषा संस्कृति पर खतरे के रूप में देखा गया है। शिक्षा में तमिल का संरक्षण और प्रचार करने की बात कही गई है कि स्कूलों में तमिल भाषा को अनिवार्य और तमिल भाषा को रचनात्मक आलोचनात्मक सोच के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया गया, न कि रटने पर। तमिल साहित्य, इतिहास और संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। डिजिटल मंचों पर उन्होंने कलवी टीवी के माध्यम से तमिल शैक्षिक सामग्री को बढ़ावा दिया है। उच्च शिक्षा और भाषा। उच्च शिक्षा में तमिल और अंग्रेजी दोनों को प्रोत्साहन दिया गया, विशेष रूप से तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में। अनुसूचित जाति, जनजाति और प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए तमिल में शिक्षा को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। हिंदी विरोधी आंदोलन वहाँ पर चलते रहते हैं। ये 1937 और 65 के जो हिंदी विरोधी आंदोलन है उन दौरान तमिलनाडु में हिंदी थोपने की बात कही गई थी और आज भी यही उनका कहना है। 1968 में डीएम की सरकार ने जो 3 भाषा नीति उसको खारिज करके 2 भाषा नीति जिसमें तमिल और अंग्रेजी को लागू किया था, जो कि आज भी वहाँ पर कायम है। तमिलनाडु का मानना है कि हिंदी थोपना तमिल भाषा और द्रविड़ पहचान को कमज़ोर करता है। इसके अलावा एनईपी 2020 के साथ टकराव होते रहते हैं। 3 भाषा नीति की सिफारिश की गई जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा हिंदी अंग्रेजी भाषा शामिल हो सकती है, लेकिन भाषा चयन में लचीलापन दिया गया है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने किस भाषा को प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड पे रखना है। उसके बाद तमिलनाडु इसे हिंदी थोपने का एक परोक्ष प्रयास मानता है कि हम पर ये डायरेक्टली हिंदी थोपने जैसी बात हो रही है। इसी वजह से हर एक को अपने एरिया, अपनी संस्कृति, सामाजिक पहचान का खतरा रहता है और एनईपी लागू ना करने के कारण तमिलनाडु को जो शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए जो मतलब उन्हें की एक ये फंड दिया जाना था उसको भी रोक दिया गया, जिसे फिर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राजनीतिक दृष्टिकोण, ये हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मंत्री वहाँ के अम्बिल महेश, उन्होंने कहा है कि जो एससीपी है उसको बुद्धि और एनईपी को भाग्य करार दिया है। केंद्र के शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका मानना है कि एनईपी भाषाई स्वतंत्रता देता है, लेकिन तमिलनाडु इसे स्वीकार नहीं करता है। तो केंद्र सरकार के कुछ अपने मुद्दे हैं, मतलब अपने विचार हैं, अपने कुछ स्टेटमेंट है। इसके बाद बारिश, भूस्खलन, अचानक बाढ़ आ जाती जो एक अनिश्चित मिशन है। इसके कारण और संबंधों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बारिश से शुरुआत होती है। भारी या मूसलाधार बारिश होती है, विशेष करके मानसून के दौरान मिट्टी का संतृप्त कर देती है, जिससे ढलान अस्थिर हो जाते हैं। यदि यह सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय पर होती है, जैसे कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो इसे बादल फटना कहते हैं, यानी कि क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, जो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन को ट्रिगर करता है। जो अभी हमने देखा था, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली जो जिला है वहाँ पर जो आया है, मतलब कि उसको कहा तो यही गया है क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन जो मतलब कि वहाँ का जो मानसून विभाग है उन्होंने इसे क्लाउड बर्स्ट मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, अगर लगातार कोई बारिश होती वहाँ पर फिर पता चलता क्लाउड बर्स्ट है। तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर झील फटी है या फिर मतलब अगर हम देखें ना, मेनली इन सभी के पीछे मानव जनित कारण होते हैं, जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे बनाया जा रहा है, उसके अलावा वहाँ पर विकास के नाम पर होटल्स, घर बनाए जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। भूस्खलन क्या होता है, वर्षा, भूकंप या मानव गतिविधियां जिसमें वनों की कटाई, सड़क निर्माण, ये सभी से होता है। पहाड़ी इलाकों में होता है, खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। बारिश से जो चट्टानें, मिट्टी खिसक जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित होती है। इसमें काफ़ी लोगों की, जो अभी पीछे ही एक मतलब भूस्खलन हुआ है, उससे बहुत सारे लोग गायब मीन्स की खो चुके हैं, इधर उधर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर हालांकि जो रेस्क्यू फोर्स है वो अपना काम कर रही हैं और कुछ लोगों की वहाँ पर मृत्यु बताई जा रही है। अचानक बाढ़ आना, बादल फटने या लगातार बारिश से नदियाँ, नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे अचानक पानी का जो बहाव है वो बढ़ जाता है।
ये भूस्खलन को और तेज करता है क्योंकि बहता पानी मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है। अनिश्चित मिश्रण का मतलब क्या है? ये जो संयोजन है ये अप्रत्याशित है। जलवायु परिवर्तन से बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं। अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज काफ़ी देखा जा रहा है। तापमान बढ़ने से अधिक नमी वाले बादल बनते हैं, पहाड़ों से टकराकर अचानक वो तबाही मचाने लगते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ नोट की है। उन्होंने अनुसार क्या है कि ऐसे घटनाओं में जो जलवायु परिवर्तन से वृद्धि से जुड़ी है और इससे अनिश्चितता बनती है, यानी कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये काफ़ी सालों बाद जो हमें चेंज देखने को मिला है, इन सभी के कारण ये सब जो आपदाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। अभी हाल की घटनाएं देखें तो दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई, यातायात वहाँ पर बंद हो चुका था, मतलब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। यमुना नदी में खतरे के निशान हैं। इसके अलावा सड़कें डूब गई हैं और जैतपुर में एक दीवार गिरने से 4 लोग घायल हो चुके हैं। मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन सभी के कारण कहीं ना कहीं हम सब ही हैं, क्योंकि हमें लालच होता है कि हम विकास के नाम पर यहाँ पर अपना घर बनाएं, होटल बनाएं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए अगर हम वन काट रहे हैं, वहाँ पर वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो उस पर हमें उनको लगाना भी चाहिए कहीं, ताकि जो प्रकृति का जो बैलेंस है वो बना रहे। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जारी रखा गया, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे गए हैं। इसके अलावा किन्नौर में भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी। अगर हम पूरे देश में देखें तो हर एक कोने में कहीं ना कहीं हमें ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिपलेड़ा में बारिश के दौरान बिजली गिरने से वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई है। कानपुर में यही है। अगर हम इन सभी में देखें, सबसे बड़ा जो हम प्राकृतिक आपदा देखी है वो है जो उत्तरकाशी में धराली नाम के गांव में जो भूस्खलन हुआ है उसको लेकर। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि नासा जो है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर क्यों भेजना चाहता है। भेजने की उन्होंने एक योजना बना रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के लिए, मतलब कि उन्हें ऊर्जा आपूर्ति करनी है। चंद्रमा पर जो सोलर पैनल का उपयोग वो काफ़ी लिमिटेड है। चंद्रमा पर रात 14 पृथ्वी दिनों तक चलती है, मतलब कि वहाँ पर अगर हम देखें तो जो रात रहती है तो पृथ्वी के 14 दिन होंगे, वहाँ पर रात ही चलेगी, जिस दौरान सौर ऊर्जा वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती। परमाणु रिएक्टर जो है दिन रात मौसम या स्थान की परवाह किए बिना ही 24/7 जो है ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। विशेष रूप से चंद्रमा के जो ध्रुवीय क्षेत्र काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पर स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र है, परमानेंटली शेडोड रीजन्स है। पानी की बर्फ की खोज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च ऊर्जा घनत्व, परमाणु रिएक्टर सोलर पैनल या बैटरी की तुलना में बहुत अधिक घनत्व प्रदान करते हैं। चंद्र बेस के लिए आवश्यक उपकरण जिसमें हैबिटेट्स, ड्रिलिंग मशीनें, जीवन रक्षक प्रणालियों को संचालित करने के लिए ये सब जरूरी है। दीर्घकालिक मिशन, जो लंबे समय के बाद मिशन जैसे कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति को स्थापित करना, कि चंद्रमा पर जाकर बसना। इसके लिए एक ऐसी ऊर्जा स्रोत चाहिए जो कई वर्षों तक विश्वसनीय रूप से काम करे। परमाणु रिएक्टर 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार बिजली प्रदान कर सकते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर अपने परमाणु रिएक्टर भेजने की तैयारी करें। मंगल मिशन की तैयारी हो रही है। चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के जो टेक्निक है उसका परीक्षण मंगल मिशन के लिए एक अच्छा कदम होगा, जहां पर ऊर्जा और जो कम व्यवहार्य है मंगल की सतह पर धूल भरी आंधी सौर पैनलों को अवरुद्ध कर सकती है। पर्यावरणीय और सुरक्षा लाभ रहेंगे। परमाणु रिएक्टर जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं करते हैं, जो कि और सोलर पैनलों की तुलना में कम जगह लेते हैं, जिससे चंद्रमा की सतह पर प्रभाव कम पड़ेगा। परमाणु रिएक्टर काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो रिएक्टर का डिज़ाइन क्या रहेगा? ये एक छोटा, हल्का और कॉम्पैक्ट रिएक्टर होगा जिसे किलो पावर तकनीक पर आधारित बनाया जा सकता है। इसका आकार एक छोटे कमरे जितना है और 10 किलोवाट बिजली, लगभग 4 से 5 घरों की ज़रूरत के बराबर ये बिजली उत्पन्न करेगा। मतलब कि एक समय पर वहाँ पर 4 से 5 घरों की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद रिएक्टर में यूरेनियम 235 जैसे रेडियो एक्टिव सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जो विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ऊर्जा का उत्पादन, विखंडन प्रक्रिया में यूरेनियम के परमाणु विखंडित होते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा एक स्टर्लिंग इंजन या थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से बिजली में परिवर्तित होगी, जिससे बिजली बनाई जा सकेगी। उत्पन्न बिजली को फिर चंद्रवेस के उपकरण जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वैज्ञानिक उपकरण और संचार प्रणालियों को आपूर्ति दी जाएगी और इन सभी संयंत्रों को चलाकर वहां पर रहना संभव हो जाएगा।
सुरक्षा के उपाय क्या रहेंगे? रिएक्टर को चंद्रमा की सतह पर दबाकर या ढाल के साथ स्थापित किया जाएगा ताकि जो वहाँ पर रेडिएशन है उससे अंतरिक्ष यात्री या उपकरणों की सुरक्षा बनी रहे। इसका डिज़ाइन इस तरह होगा कि न्यूनतम रखरखाव के साथ लंबे समय तक काम करे। रिएक्टर को बंद करके आपात स्थिति में सुरक्षित करने के लिए स्वचालित सिस्टम बनाए जाएंगे। परिवहन और स्थापना, रिएक्टर को अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा तक ले जाया जाएगा। इसका वजन आकार ऐसा होगा कि आसानी से इसे लॉन्च और तैनात किया जा सकता है। इसे चंद्रमा पर स्वचालित रूप से या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा नियंत्रण और निगरानी रहेगी इसकी। रिएक्टर को पृथ्वी से या फिर चंद्र बेस के रिमोटली नियंत्रण और मॉनिटर किया जाएगा ताकि किसी भी खराबी को तुरंत से ठीक किया जा सके। वर्तमान स्थिति क्या? अभी तक नासा ने 2022 में फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियां जिसमें लॉकहीड मार्टिन, वेस्टिंगहाउस और 9 को प्रारंभिक डिज़ाइन विकसित करने का अनुबंध दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। ये लक्ष्य है कि 2030 तक जो चंद्रमा है उस पर एक कार्यशील रिएक्टर तैनात किया जाएगा। ये तकनीक न केवल चंद्रमा बल्कि भविष्य में मंगल और बाकी ग्रहों के लिए भी आधार तैयार करेगी, यानी कि इससे के बेस पर बाकी ग्रहों पर भी जीवन को संभव बनाया जा सकेगा। तो हो सकता है आने वाले समय पर जीवन हर एक ग्रह पर संभव हो, या आने वाले समय पर हमें पता चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।